5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देती हैं और भारत आ जाती हैं। उनकी जगह इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को नियुक्त कर दिया जाता है। आखिर क्यों? इसका रीजन बताया जाता है रशिया यूक्रेन वॉर को। रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 2022 से 2024 तक चला आ रहा है, इसकी वजह से बांग्लादेश में कमोडिटी की प्राइस 100 गुना से भी ज्यादा 200 गुना बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन 10% को पार कर चुका है। इन दोनों की वजह से बांग्लादेश की फ्रेजाइल इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। प्राइसेस राइज होने की वजह से सारी, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वहां के जो बांग्लादेशी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रही है आवामी लीग की ऑपोजिशन बीएनपी, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। शेख हसीना के भारत आने के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो 4 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें आखिर बांग्लादेश के हालात क्या हैं? क्या वो हालात अच्छे हैं? क्या वो हालात बुरे हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। So hello everybody, my name is Supriya Singh. I welcome you all to Chahal Academy and today we are going to discuss about the condition of Bangladesh after post Sheikh Hasina. तो इस अगर हम वीडियो में देखें तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में है और इस 4 महीने के टाइम पीरियड के बारे में है। सो बांग्लादेश 4 months आफ्टर शेख हसीना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हम सारे डायमेंशन पे आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें, बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनो। चहल अकेडमी, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हो तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने घर में बैठ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो और ये कोर्सेज आपको एक बम्पर ऑफर के साथ अभी मिल रही है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो घर पे बैठे, तो जिस कोर्स के दाम 99,999 है, उसके अभी अगर आप ये कोड यूज करोगे NK50 तो आपको यही कोर्स 49,999 में मिल जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप वर्किंग हो और आप ऑनलाइन लाइव कोर्सेज नहीं कर सकते हो तो आपके लिए भी एक ऑफर है। वो है कि अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो जो कोर्स 24,999 की है वो आपको डिस्काउंट करके 19,999 रुपीज में मिल जाएगी और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। सो प्लीज अवेल दिस ऑफर। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। और अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हो तो अब हम वापस से अपने टॉपिक पे चलेंगे, बांग्लादेश इशू पे। तो ये जो आर्टिकल है ये कहता है व्हाट बांग्लादेश लुक्स लाइक 4 months पोस्ट शेख हसीना। तो हम इसके सारे डायमेंशंस को आज कवर करेंगे। अब आप देखो राइजिंग इशू, तो राइजिंग इशू में मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश छोड़ के भारत आ जाती है, वहां पे पॉलिटिकल एनार्की और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। एट द सेम टाइम वहां पे मोहम्मद यूनुस को इंटरिम चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया जाता है। आखिर कैसे वो इस सिचुएशन को संभालते हैं और ये 4 महीने के बीच में बांग्लादेश में क्या क्या चेंजेस हैं, इसको हम देखते हैं। क्योंकि अवामी लीग को पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है इस चीज के लिए। कहा जा रहा है कि अवामी लीग नेक्स्ट इलेक्शन को कंटेस्ट ना करे। ये भी कहा जा रहा है कि अवामी लीग को अब हम नहीं पावर में रहने देंगे। अब आप देखो वायलेंस एंड माइनॉरिटी वल्नरेबिलिटी। अभी आप जानते हो कि बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। अगर बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है तो वहां पे माइनॉरिटी कौन है? वहां पे बुद्धिस्ट है जो माइनॉरिटी में है, हिंदूज हैं जो माइनॉरिटी में है। उन पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, वो रिफ्यूजी बन जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और उनके सारे राइट्स को, जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होता है, उसको कर्ब किया जा रहा है। राइट। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, माइनॉरिटी की बात करते हैं, उसके अलावा हम इकोनॉमिक चैलेंज की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में इन्फ्लेशन जो है वो 10% से ज्यादा एक्सीड कर चुका है। प्लस
बांग्लादेश में जो कमोडिटी की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी है। इन एडिशन टू दैट बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन एंड पावर स्ट्रगल। अगर पॉलिटिकल ट्रांजिशन एंड पावर स्ट्रगल की बात करूं तो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है किसकी? अवामी लीग की लीडर कौन है? शेख हसीना है। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो स्टूडेंट्स हैं जो मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको फंडिंग कर रही है और उनको अपने पावर में आने के लिए क्या कर रही है? बहुत तरह की चीजें और बहुत तरह की हथकंडों को अपना रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है क्योंकि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट ने ये चीज एक्सेप्ट करी है क्या कि यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी हुआ है, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम इसमें चेंजेस करेंगे, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म हो, चाहे वो माइनॉरिटी के राइट्स के लिए कुछ काम करना हो, हम करेंगे ये कह रही है, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रही है कि ब्रेक डाउन ऑफ द गवर्नेंस है एंड दे कॉल फॉर द रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल एक्शन। एट द सेम टाइम स्टूडेंट लीडर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, वो कह रहे हैं कि आवामी लीग को बैन करो, आवामी लीग अब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगी आने वाले टाइम पे। उसके बाद देखो इलेक्शन अनसर्टेनिटी, इलेक्शन कब होगी इस पे भी अनसर्टेनिटी है। कैसे है? बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ये बोल रही है कि आप 18 मंथ्स के अंडर में इलेक्शन कराओ 18 मंथ्स के अंदर, लेकिन इस पे काफी अनसर्टेनिटी है क्योंकि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आखिर कब इलेक्शन होगी। अब देखो फॉरेन रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है कि शेख हसीना क्या थी? शेख हसीना प्रो इंडिया थी, है ना। शेख हसीना इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल एरेना में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, वहां पे उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। प्रो इंडिया जो स्टैंड है शेख हसीना का, अब बोला है आवामी लीग के जो इंटर चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बोला है कि हम अपने पुराने स्ट्रेटेजी से डिपार्ट करेंगे और अब हम बाकी देशों के साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। इक्वल ट्रीटमेंट, इसका क्या मतलब है? ट्रेड में इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है बांग्लादेश में, ड्यूटीज जो है वो इंडिया भी काफी सारी फ्री करती है बांग्लादेश से, और इनका बायलैटरल रिलेशन काफी अच्छा है। तो इक्वल ट्रीटमेंट के लिए हमेशा चाइना पाकिस्तान जो है वो क्रिटिसाइज करते आए हैं बांग्लादेश को कि इंडिया के साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो हमारे साथ नहीं होती है। उसी बारे में कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि अब हम फेयरनेस एंड इक्वालिटी लाएंगे, डिस्टेंसिंग हसीना फ्रॉम प्रो इंडिया स्टैंड, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश में जो एक्सप्लोरर है उनका रिलेशन जो है उसको वो स्ट्रेंथन करेंगे, बी इट म्यांमार, पाकिस्तान, ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा हसीनाज लीगल ट्रबल, आखिर क्या है इसका मतलब? लीगल ट्रबल, हसीना बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया आ जाती हैं, एक्स्ट्राडिशन के लिए बांग्लादेश इंडिया को कहती है कि हमने शेख हसीना के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया है। एक्स्ट्राडिशन लॉ के तहत इंडिया से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजो, और यही मेन मुद्दा है, यही मेन इशू है कि नवंबर में अरेस्ट वारंट इंडिया एक्स्ट्राडिशन इंडिया से करने के लिए बांग्लादेश इंडिया को रिक्वेस्ट करती है, और इंटीरियम गवर्नमेंट जो है वो एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर किसने रीजन actually responsible for this massive protest and the collapse of polity that has happened in the Bangladesh। इसके लिए वो जानना चाह रही है, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, एट द सेम टाइम एक्स्ट्राडिशन लॉ लगा है शेख हसीना पे और उनको वापस बांग्लादेश बुलाया जा रहा है। इससे शेख हसीना की मुश्किलें, शेख हसीना की ट्रबल्स और ज्यादा बढ़ गई हैं।
अभी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड गवर्नेंस मैंने आपको बताया कि इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म है, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जो भी सोशल रिफॉर्म है, जो भी माइनॉरिटी राइट्स है, हम उन सब के लिए क्या करेंगे, उन सबको लाएंगे, ये सब रिफॉर्म्स लाएंगे, जुडिशियरी में चाहे हो, पुलिस में चाहे हो, सब में हम रिफॉर्म लाएंगे और हम अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे। एंड दिस इज सेइंग द सेम थिंग कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, क्योंकि पोटेंशियल है जुडिशियरी में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की, इलेक्टोरल सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। क्यों? ताकि डेमोक्रेसी और गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज करप्शन, नीड टू एड्रेस द सिस्टमिक करप्शन। करप्शन बहुत ज्यादा, अब आप खुद सोचो कि जहां पे गवर्नेंस इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, गवर्नेंस जहां कोलैप्स होती है, पॉलिटी जहां कोलैप्स होती है, वहां ऑटोमेटिकली है कि करप्शन वुड परवेड इन द सोसाइटी। अब देखो यूथ एंगेजमेंट एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। आई टोल्ड यू कि यूथ जो है, जो मेन जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर अपोजिंग शेख हसीना। एज अ कॉन्सिक्वेंस टू दैट शी हैड टू रिजाइन एंड गो टू इंडिया, लीव बांग्लादेश। तो यूथ बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो सकते हैं, ठीक है, और हो जाते हैं। जैसे इंडिया का केस में अगर हम देखें तो 1989 का टाइम पीरियड था जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे, ऑल ओवर इंडिया हुआ था लोकसभा इलेक्शंस, और जम्मू कश्मीर में जो थी उसमें रिगिंग के बेसिस पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो भी बहुमत आई थी और जिनकी सरकार बनी थी उनको मानना मना कर दिया था कि, और इल्जाम लगाया था कि ये इलेक्शन रिग्ड है। उसी की वजह से आफ्टर 1989 हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का राइज होता है, मिलिटेंसी का राइज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेडिकलाइज्ड यूथ थे जिन्होंने हथियार उठा लिए। बुरहन वानी की मौत, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बुरहन वानी एक बड़ा मिलिटेंट कमांडर था जम्मू कश्मीर का। उसी तरह से रेडिकलाइज यूथ बहुत जल्दी हो जाते हैं। वही चीज कह रहे हैं कि यूथ को जो एनर्जी है वो यूथ में बहुत ज्यादा है, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर चैनलाइज करेंगे, उनको मोबिलाइज करेंगे, गलत तरीके से मोबिलाइज होने से उनको अगर रोकेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इसमें हमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो पॉलिटिकल एक्टिविटी यूथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो देयर हैज टू बी रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द यूथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग radicalized and prevent them from getting politically instabilize the country. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन यूथ का तो डिमांड होता ही है। वो तो कह ही रहे कि अगर हमारी डिमांडें नहीं पूरी हुई, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो व्हाट, वी वुड अगेन प्रोटेस्ट। तो वही चीज कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा क्या करती है, एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को राइज करती हैं। अब देखो सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स। बांग्लादेश में सिविल लिबर्टीज तो बहुत ही बुरी तरीके से उसको क्रश किया जा रहा है एंड दैट वी कैन सी इजीली। कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स फंडामेंट्स जो होते हैं, जो फंडामेंटल्स है, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर मेरे बोलने के अधिकार को अगर छीन लोगे तो इससे बुरी चीज क्या हो सकती है। हमारे इंडिया में भी आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट डील्स विद दैट। तो ये यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, ये सप्रेस किया जा रहा है और इतना सप्रेस किया जा रहा था जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बार में लार्ज स्केल मैसिव प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल अनार्की हो गई। सिविल राइट्स को स्पेसिफिकली यूथ के लिए यूथ में क्या किया जाता है कि उनके रेडिकलाइज यूथ नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी यूथ को किसी भी तरीके से उनके सिविल राइट्स को छीना जा रहा था पिछले कुछ टाइम में। अब कहा जा रहा है कि जब रिफॉर्म करा जाए तो रिफॉर्म में इन दोनों का क्या किया जाए, मिक्सचर किया जाए। क्योंकि रिप्रेशन वर्सेस रिस्टोरेशन, आप रिप्रेस करो एट द सेम टाइम आप रिस्टोर भी करो। आप रिप्रेस करो एट द सेम टाइम, मतलब जो गलत है उसके लिए आप उनको रोको, बट एट द सेम टाइम उनके कंप्लीट आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डोंट टेक इट अवे। इफ दे वांट टू प्रोटेस्ट, लेट देम प्रोटेस्ट, बट यू हैव टू अडॉप्ट टू सम स्पेसिफिक मेजर जिससे कि वो आउट ऑफ द बाउंड्री ना हो जाए, जिसकी वजह से कि यूथ जो है वो और ज्यादा रेडिकलाइज हो जाए। सो एक्सेसिव रिप्रेशन कुड लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है, स्क्रूटनी जो है बांग्लादेश पे
होती रहती है और होनी चाहिए। और ये जो स्क्रूटनी होगी ये देखेंगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, की ट्रीटमेंट आखिर कैसा किया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिफॉर्मेटरी मेजर्स जो है वो बांग्लादेश को लेना चाहिए। नाउ सी माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। म्यांमार से बांग्लादेश में रिफ्यूजी आते हैं, राइट, माइग्रेशन होता है। बांग्लादेश से इंडिया में रिफ्यूजी जाते हैं, यानी वहां माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, वहां एक्सटर्नल माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसकी वजह से बांग्लादेश में एक रिफ्यूजी क्राइसिस की सिचुएशन हो जाती है। रिफ्यूजी क्राइसिस की सिचुएशन जो कि एड्रेस करना उस कंट्री में जहां पे ऑलरेडी इकोनॉमी उसकी कोलैप्स कर गई है, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पोटेंशियल रिफ्यूजी इनफ्लक्स फ्रॉम म्यांमार और डिस्प्लेसमेंट, इट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी देखो इंपैक्ट ऑन लेबर माइग्रेशन, बांग्लादेश में लेबर एक्सपोर्ट से बांग्लादेश को क्या मिलती है, रेमिटेंसेस मिलती है। इस सिचुएशन में लेबर एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो इकोनॉमी खत्म है उसमें और ज्यादा डिप आ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के पास क्या नहीं है, बांग्लादेश के पास अभी रेमिटेंसेस नहीं है। तो ये एक बहुत ही, और रेमिटेंसेस पे बहुत सारे लोग जिनकी फैमिली बाहर जाके काम करती है वो डिपेंड करती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रेमिटेंसेस नहीं मिल रही। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यू नो कि चैलेंज सबसे बड़ा है ये, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बे ऑफ बंगाल से के रीजन में आता है, और बे ऑफ बंगाल में आए दिन जो है वो टाइम टू टाइम साइक्लोन और फ्लड वाली सिचुएशन होती रहती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो यही है कि जो डिजास्टर है बांग्लादेश में, सी लेवल राइज होने का हो, फ्लडिंग का हो, ये और ज्यादा क्या कर देती है, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को और ज्यादा वर्सन कर देती है सिचुएशन को। एंड नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं रखेंगे तो हम उसके ऊपर की बातें कैसे कर सकते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 17 एसडीजी हैं, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे देशों को, वर्ल्ड के, मिल करके काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकली ही वहां पे कोलैप्स हो चुकी है, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, तो एक्स्ट्रा बातें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हैं, जो कि एक ग्लोबल कंसर्न है, उसको एड्रेस करने का ना इनके पास फंड है, ना इनके पास टाइम है, और ना ही सिचुएशन है। सो ये सारी पॉइंट्स है। अगर हम इसको देखें तो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि यूनिस की जो लीडरशिप है वो उस पर तारीफ की जा सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद जो 4 महीने की सिचुएशन उन्होंने जिस तरह से संभाली है, दैट इज प्रेजवर्दी, नो डाउट, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू रीस्टोर स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। तो some critics argue that there has been few concrete achievements so far. अभी तक का जो भी अचीवमेंट है पिछले 100 दिन में, पिछले 3.5-4 महीने में, वो उतना भी कंक्रीट नहीं है जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफ की जाए। तो ये अपनी अपनी व्यू है, अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट है। आपकी क्या आर्ग्यूमेंट है, आपकी क्या व्यू है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इवन आई वांट टू नो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो नेशंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्यूचर अनसर्टेन है, क्योंकि वहां पे पावर स्ट्रगल हो रहा है। देश का फ्यूचर क्या होगा जब वहां पे पावर स्ट्रगल के लिए क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। सो ये चीज कह रही है। अभी देखो ये लास्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। पॉलिटिकल चैलेंजेस आपको अभी डिस्कस किया है मैंने, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी डिस्कस किया है। 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइस एक्सेसिवली हाई हो जाना, ऑल ऑफ दैट वुड कम अंडर इट। पॉलिटिकल चैलेंजेस, क्या क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस है, आप स्टूडेंट्स का बोलोगे, प्रोटेस्ट, यूथ रेडिकलाइजेशन बोलोगे, आप ऑपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इशू डालोगे, ऑल ऑफ दैट यू विल पुट रशिया यूक्रेन वॉर की क्राइसिस पक्का डालोगे। फेस्ड बाय बांग्लादेश आफ्टर आउस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन August 2024. Analyze the role of Muhammad Yunus, the interim chief advisor, and evaluate the implications of his leadership on country's democratic transition. ये जो कंट्री का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें मोहम्मद यूनुस का क्या रोल है, आप ये भी लिखोगे। और हर एक कॉन्टेक्स्ट में लिखो, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे वो माइनॉरिटीज रिफॉर्म हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म हो, हर चीज
चाहे माइग्रेशन रिफॉर्म हो, हर चीज पे आप इसको यू विल पुट इट ऑन, चाहे वो इंटरनेशनल रिफॉर्म हो कि उन्होंने कहा कि डिस्टेंसिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम हसीनास प्रो इंडिया स्टैंड, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स, इकोनॉमी एंड फॉरेन रिलेशंस, तो ये क्वेश्चन आप लिखोगे, यू हैव टू submit these answers. You may submit it in the comment section, you can post it. After that, if you have any doubt regarding this particular topic, तो फिर आप अपने कमेंट में पूछ सकते हो टाइप करके। एंड फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड वीडियोस एंड मोर सच वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चहल अकेडमी। टिल देन, thank you so much, have a great day and see you in the next video. Thank you.